नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में शुरू से देखेंगे कि जैसे वर्ण विचार से स्टार्ट करेंगे। लेकिन वर्ण विचार देखने से पहले अपन देखेंगे कि कुछ हिंदी के औपचारिक शब्द, जैसे अपन कहते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, ऐसे कुछ शब्दों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं भाषा। तो वैसे तो सबको पता ही है कि भाषा किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जो आप या मेरे द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो वो किस माध्यम से किया जाता है? कोई न कोई भाषा ही होती है। तो जिस माध्यम से किया जाता है तो वो क्या है? भाषा। तो परिभाषा लिखते हैं। विचारों के आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम भाषा, सशक्त माध्यम भाषा कहलाती है। कहलाती हैं या होती हैं एक ही बात है। तो ये तो हो गई भाषा की बात। अगला देखते हैं व्याकरण। तो देखो, व्याकरण किसे कहते हैं? ऐसा कोई ग्रंथ जिसमें भाषा संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया हो उसे व्याकरण कहते हैं। ऐसा ग्रंथ जिसमें भाषा संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया हो। ऐसा ग्रंथ जिसमें भाषा संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। तो कोई पूछ ले व्याकरण किसे कहते हैं, तो ऐसे नहीं कि मुंह नहीं मोड़ना है ना, मुंह फिराना नहीं है कि मुझे तो व्याकरण नहीं आता है ना। तो ऐसा ग्रंथ जिसमें भाषा संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया हो उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये तो बात होगी। हर हर भाषा का कोई न कोई, हर भाषा का व्याकरण होता है। जैसे संस्कृत भाषा हुई तो उसका अलग व्याकरण होता है, जैसे हिंदी भाषा हुई तो उसका अलग व्याकरण होता है, जैसे अंग्रेजी हुई तो उसका भी अलग व्याकरण होता है ना। भाषा कोई भी हो, सभी का व्याकरण होता है। अगला शब्द देखते हैं व्याकरण। देखो, ये शब्द तो आपने सुना होगा व्याकरण, लेकिन व्याकरण शब्द आपने बहुत कम सुना होगा। तो आज देखते हैं व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं? जिसको व्याकरण का ज्ञान हो, यानी जिसको व्याकरण का ज्ञान हो या जो व्याकरण का ज्ञाता हो, वो क्या कहलाता है? व्याकरण। मान लो आपको व्याकरण का संपूर्ण पूरा ज्ञान है तो आप व्याकरण हो। मुझे व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान है किसी भी भाषा का, तो मैं व्याकरण हूं। तो परिभाषा लिखते हैं। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण की ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। ये तो हुई व्याकरण की बात कि व्याकरण किसे कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं वर्ण। कि वर्ण किसे कहते हैं? तो सामान्यतः वर्ण किसको कहा जाता है? हिंदी के जो अक्षर होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। हिंदी के अक्षर कौन से? मान लो मैंने ये लिखा क और लिख देता हूं ख, तो अपन कहते हैं क से कबूतर का, ख से खरगोश का। तो जो क की जो बनावट है ना, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है?
वर्ण कहा जाता है ना। हिंदी में वर्ण क्या है, ये क वर्ण है, ख वर्ण है। ऐसे हिंदी में कितने वर्ण है टोटल, 52 वर्ण है। अपन आगे देखेंगे कि हिंदी में कितने वर्ण है टोटल, तो फिर देखेंगे 52 वर्ण है। तो ये हुए वर्ण के, वर्ण किसे कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं, वर्ण। वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है देखो, रंग, जाति, और हिंदी के अक्षर। देखो मेन बात अपनी ये है कि हिंदी के अक्षर क्या है, वर्ण। हिंदी के अक्षर आदि, ये ना, रंग को भी वर्ण कहा जाता है और जाति को भी वर्ण कहा जाता है, और हिंदी के अक्षर तो अपने वर्ण हैं ही। अब हिंदी के अक्षरों को वर्ण क्यों कहा जाने लगा। पूर्व में क्या हुआ था कि जो लेखन कार्य किया जाता था वो रंगों के माध्यम से किया जाता था, है ना। रंगों को पहले वर्ण कहा जाता था, इसलिए अपने हिंदी के अक्षर को भी वर्ण कहा जाने लगा। तो लिखते हैं, पूर्व में लेखन कार्य रंगों के माध्यम से किया जाता था, और रंगों को, रंगों नहीं लिखेंगे, रंग लिखेंगे तो बेटर रहेगा ना। और रंग को वर्ण कहा जाता था। इस कारण इस कारण हिंदी के अक्षर को भी वर्ण कहा जाने लगा, जाने, अरे रे रे, कहा जाने लगा। ये बात हुई कि वर्ण किसे कहते हैं, माध्यम से किया जाता था। किया जाता था, और रंग को वर्ण कहा जाता था, इस कारण हिंदी के अक्षर को भी वर्ण कहा जाने लगा। ये तो बात हुई कि वर्ण। तो अपने सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि वर्ण किसको कहा जाता है, तो हिंदी के अक्षर को वर्ण कहा जाता था। और वर्ण मैंने बताया कि वर्ण क्या है, तो हिंदी के अक्षर, जैसे ये लिखा क, अभी पहले बात कर चुके हैं, तो ये हो गया वर्ण। जैसे लिखा ख, तो ऐसे अपन देखा कि 52 होते हैं ना, तो ये सभी क्या है, वर्ण है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे सबसे छोटी लिखित इकाई है। तो ध्यान रखना है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। ये तो बात हुई अपने वर्ण की। अगला देखते हैं, ध्वनि। अब ध्वनि किसे कहते हैं, सबको पता है ध्वनि किसे कहते हैं। मेरे द्वारा या आपके द्वारा मुंह से जो भी आवाज आ रही है वो क्या है, ध्वनि है। तो लिखते हैं, मुख से उच्चारित
मुख से उच्चारित, एक मिनट, मुख से उच्चारित भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक का मतलब क्या हुआ? मुंह से बोला जा रहा है ना, लिखित रूप नहीं है, तो मौखिक का मतलब क्या हुआ? मुंह के द्वारा जो बोला जा रहा है वो। तो मुख से उच्चारित भाषा की छोटी मौखिक इकाई है, कौन है? ध्वनि। और यही मौखिक इकाई का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है ना। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण। तो लिख लेते हैं, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाते हैं, कहलाता है कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, ध्वनि क्या है? वैसे तो नॉर्मल सबको पता है ध्वनि क्या है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ ले तो क्या है? ध्वनि। और लिखित इकाई पूछ ले तो क्या है? वर्ण। तो वही वापस मौखिक इकाई को लिखित रूप में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो ये तो बात हुई अपनी बेसिक हिंदी की बातें। अब मेन बात देखते हैं कि हिंदी में जो स्वर और व्यंजन होते हैं, कि स्वर कितने होते हैं या स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, वो बात देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्यंजन से। एक बार इसको एडजस्ट कर लेते हैं ना। अब देखते हैं स्वर। स्वर क्या है? मुख से, सॉरी, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय कोई बाधा या अवरोध नहीं आए, वो क्या है? स्वर है। यानी ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण कर रहे तो मुंह में कोई बाधा या अवरोध नहीं आ रहा, परेशानी नहीं आ रही, तो क्या हो गया? स्वर। यानी डायरेक्ट निकलेगा। जैसे स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। अब 11 स्वर में अ, आ, ये क्या है? स्वर। जैसे मैंने अ बोला तो गले में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यानी बाधा या अवरोध नहीं आ रहा, तो क्या है? स्वर। तो परिभाषा लिखते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं परिभाषा लिखने से पहले। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वर कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो देख लेते हैं स्वर की परिभाषा। ऐसी व्यंजन कर लेते हैं। वे ध्वनियां वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय कोई बाधा या अवरोध ना हो, उसे स्वर, उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसा, उन्हें स्वर कहते हैं। क्या खतरनाक खतरनाक पसीना हो रहा है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय कोई बाधा या अवरोध ना हो, उन्हें स्वर कहते हैं। ये तो हो गई स्वर की परिभाषा। कोई बाधा या अवरोध नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं?
11 हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो 11। जैसे इंग्लिश में तो अपने को सबको पता रहता है कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। तो अपने हिंदी में ध्यान रखना है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अब 11 स्वर कौन कौन से देखते हैं ना। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हुए 11 स्वर। एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने स्वर हुए, 11 स्वर। अब 11 स्वर का अपने को पता है और 11 स्वर होते हैं, लेकिन उच्चारण भी कर लेते हैं अपन, लेकिन उच्चारण करने में अपने को दिक्कत आती है ना। तो अपन बोलते हैं छोटी बड़ी, तो इनका उच्चारण अब छोटी बड़ी तो पहली दूसरी क्लास में करते थे, अब छोटी बड़ी का उच्चारण नहीं करना। देखो अ आ ई, सॉरी अ आ ई, ई उ ऊ, री ए आई ओ औ। ये ए है और ये आई है। जैसे एक शब्द लिखते हैं ये वाला, इस शब्द को अपन उच्चारण क्या करते हैं सामान्यतः, ऐश्वर्या। क्या करते हैं, ऐश्वर्या। लेकिन ऐश्वर्या तो ये रहा, अपन जो उच्चारण करते हैं ना वो शब्द तो ये रहा, और वास्तविक रूप में शब्द ये क्या है, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। तो ये क्या है, आई, न कि ए। तो इसको उच्चारण ध्यान रखना क्या उच्चारण होता है ना। ऐसे बहुत सारे उच्चारण होते हैं ना। ये ओ अपना मिट चुका है, ये रहा ओ। तो ये तो हो गए स्वर के 11 स्वर होते हैं। अब 11 स्वर में वापस स्वरों की क्या होती है, मात्राएं होती है। तो मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। और उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा। जैसे मैंने इस ई का उच्चारण किया, अब ई का उच्चारण जितने समय तक किया तो वो क्या हुआ, समय खर्च हुआ, तो जो जितना समय लग रहा है वो क्या है, मात्रा। अब इसको जोर से बोलेंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे ज्यादा, ई, तो ये समय ज्यादा लग रहा है, तो इसकी मात्रा वापिस अलग है। तो उच्चारण में लगने वाला समय क्या है, मात्रा। और मात्राएं केवल इन 11 स्वरों की होती है, सॉरी 10 स्वरों की होती है ना, मात्राएं केवल इन 10 स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। अब 10 स्वरों की होती तो किसकी मात्रा नहीं होती है, अस्वर की मात्रा नहीं होती है। और इनकी मात्रा कौन कौन सी है, इधर देख लेते हैं। अ की मात्रा ये, और ये छोटी, ये बड़ी। ध्यान लगाना, ये आगे अपने बहुत संधि में बहुत काम आएगी। बड़ा ऊ, और ये है री, आई, सॉरी ए, आई, ओ, और ये औ। ये दो मात्रा है ना। तो ये हो गई सभी की मात्रा। अब देख लेते हैं मात्रा की परिभाषा, देख लेते हैं एक बार, है ना। स्लाइड आगे बढ़ा लेते हैं, तो हेडिंग डालते हैं मात्रा। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, केवल स्वरों की होती है मतलब व्यंजनों की नहीं होती है, केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। उच्चारण में लगने वाले लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय क्या है, मात्रा। अब मात्रा तो अपने देख ली, किस स्वर की कौन सी मात्रा है। हाँ, कितने स्वर की मात्रा है, तो अस्वर को छोड़कर, अस्वर को छोड़कर शेष शेष
10 स्वर, अस्वर को छोड़कर मतलब बच्चे कितने, 10 स्वर। तो अस्वर को छोड़कर शेष 10 स्वरों की मात्राएं होती है। तो ध्यान रखना कितने स्वरों की मात्राएं होती है, 10 स्वरों की मात्राएं होती है। और कौन कौन से 10 स्वर इधर रहे, ये अस्वर को छोड़कर बाकी जितने भी स्वर आपको दिख रहे हैं ना, उन सभी स्वरों की क्या होती है, मात्राएं होती है। ये तो हो गई अपनी मात्रा की बात। अब देखते हैं स्वर भी देख लिए, और स्वर में अब देखना है अपने को संयुक्त स्वर के संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं और संयुक्त स्वर कहते हैं किसे हैं। तो संयुक्त स्वर कहते हैं किसे, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर जिन स्वरों का निर्माण होता है वो क्या है, संयुक्त स्वर। और हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त स्वर है। कितने संयुक्त स्वर है, 4 संयुक्त स्वर है, ए, आई, ओ, औ। तो लिखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर भिन्न 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 स्वरों से मिलकर जिन स्वरों जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से, तो अपन ने कहा कि भी 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो लिख लेते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, 4। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त स्वर होते हैं। हैं होते नहीं, हैं करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखते हैं 4 संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। हम्म, 4 संयुक्त स्वर कौन कौन से, तो एक सेकंड, ए, आई, ओ और औ, ये चारों क्या है, संयुक्त स्वर है। अब चारों का निर्माण कैसे होता है, तो ए बनता है अ प्लस ई से, यानी अ स्वर और ई स्वर मिलकर क्या बनता है, ए। अगला है अ प्लस ए, अ और ए मिलकर क्या बनता है, आई बनता है। अ प्लस ओ मिलकर बनता है ओ, और अ और ओ मिलकर बनता है औ। अ और ओ मिलकर क्या बनता है, औ। तो चारों स्वर का निर्माण ऐसे होता है। और इन चारों स्वरों को आपको स्पेशल रूप से याद रखना है। ये चारों स्वर अपने संधि में काम आएंगे, गुण संधि में आगे काम आएंगे, वृद्धि संधि में काम आएंगे। बार बार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होता है और क्या बनता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चारों संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे होता है। तो ये रहे अपने चारों संयुक्त स्वर। अगला देखते हैं अपन, स्वर तो संपूर्ण हो गए अपने के, ये स्वर इतने होते हैं और संयुक्त स्वर इतने होते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, देखो स्वर का उल्टा हो रहा है। व्यंजन किसे कहेंगे, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्रश्वास में कहीं ना कहीं बाधा या अवरोध आएगा ही आएगा, यानी इनका उच्चारण करने पर क्या आएगा, बाधा या अवरोध आएगा।
सीधा सीधा नहीं बोल पाएंगे अपन। तो ये तो हुई अपने व्यंजन की परिभाषा। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। और जिस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर है, उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन भी है। संयुक्त स्वर 4 है, तो संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं? 4 संयुक्त व्यंजन है। ऐसे करके टोटल अपन 52 ही वर्ण देखेंगे धीरे धीरे। तो आइए देखते हैं व्यंजन। हम्म। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्रश्वास में प्रश्वास में कहीं न कहीं बाधा या अवरोध आता ही है। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें व्यंजन कहेंगे। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्रश्वास में कहीं न कहीं बाधा या अवरोध आता ही है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये तो हुई व्यंजन की बात के व्यंजन किसे कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है 33। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, 33। तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। अब 33 व्यंजन देखते हैं कौन कौन से। देखो, क, च, ट, त, प। व्यंजन को याद करने का तरीका, पहली लाइन क्या आएगी? कचट तप। आगे इन लाइन में देखते हैं कौन से व्यंजन आते हैं। क के बाद आता है ख, ग, ग, अंग्य, छ, ज, ज, य, ठ, ड, ड और अणा, थ, द, द, न, फ, ब, प, म। ये हुए अपने हिंदी वर्णमाला के कितने व्यंजन हुए? एक लाइन में 5 हुए। तो टोटल कितने हुए? 25 व्यंजन तो ये रहे अपने। अब एक बार इन 25 व्यंजन का उच्चारण यहां तक देख लेते हैं कि इनका उच्चारण क्या होता है। क, ख, ग, ग, अंग्य। इसको क्या बोलते हैं? अंग्य। च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ड, अण। जैसे अण मन खाली है ना, अपन कहते हैं ना अण मन खाली, पहले दूसरी क्लास में कहते थे अण मन खाली। लेकिन अण मन खाली नहीं होता है, कोई ना कोई हिंदी वर्णमाला में शब्द होते ही है। तो अण मन खाली नहीं कहना आप। त, ध, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो 25 वर्ण तो ये हो गया, इनका उच्चारण ये हो गया।
य, सॉरी, य, र, ल, व, फिर है श, श, श और ह। देखो ये तो हो गया य, र, ल, व, इनका उच्चारण सबको अपने को पता है। अब इस श को कहते हैं तालव्य श। क्या है? तालव्य श। तालव्य क्या मतलब होता है? जीवा, जीवान। इस श का उच्चारण कहां से होता है? जीवा से होता है, यानी तालव्य श कहते हैं जिसका उच्चारण जीवा से हो रहा है। और ये श है मूर्धन्य। इस श का उच्चारण किस स्वर तंत्री से होता है स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य श कहते हैं। और इस श को कहते हैं दंती श। दंती श का तात्पर्य क्या हुआ? इस श का उच्चारण करने से दांत पास में आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? दंती श कहा गया। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, अब ऐसे नहीं कहना सलजम कान, षटकोण कान, सड़क का, अपने कहना तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श। तालव्य का मतलब जीवा और मूर्धन्य का मतलब उच्चारण कहाँ से हो रहा है स्पष्ट रूप से मालूम नहीं चलता है, और इसको कहते हैं दंती श। दंती का मतलब होता है दांत। तो ये क्या हो गए? तीनों श हो गए। तो 25 ये हो गए, 8 ये हो गए। 25 और 8 कितने होते हैं? 33। हमने बात की थी कि कुल हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। एक बात और है, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण की बात करें तो मूल वर्ण कितने होते हैं? तो मूल वर्ण होते हैं 44। 44 का मतलब अंग्रेजी में कहे तो 44। तो 33 तो व्यंजन ये हो गए। और हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो 33 और 11 मिलकर कितने होते हैं? 44। यानी 44 हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण है। तो ये 33 ये हो गए। अब देखते हैं आगे बचे हुए व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जिस प्रकार संयुक्त स्वर होते हैं उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो पता है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो पहले तो लिख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं तो देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, भिन्न 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 वर्णों से मिलकर जिन वर्णों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो 4। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। अब देखते हैं 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो 4 संयुक्त व्यंजन आपको पता है, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। देखो अक्ष का निर्माण कैसे होता है? क, श मिलकर बनता है अक्ष। या ना इसमें भी हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब क्या होता है? स्वर रहित। या ना अब इसमें स्वर नहीं है, केवल व्यंजन ही है ना। तो क स्वर रहित और श स्वर रहित मिलकर अक्ष स्वर रहित बनता है। अक्ष कैसे बनेगा? ये वाला अक्ष बनेगा, हलंत वाला।
अब जैसे इसमें अ स्वर ऐड करेंगे तो अक्षर क्या हो जाएगा, ये वाला अक्षर बन जाएगा, स्वर सहित अक्षर अक्षर बन जाएगा। तो क श और अ मिलकर क्या निर्माण होगा, अक्ष का निर्माण होगा। त्र का निर्माण कैसे होगा, सेम बात, त र और अ मिलकर क्या बनता है, त्र। तो ध्यान रखना त्र का निर्माण कैसे होता है। अब इस पे विशेष ध्यान देना, ज य और अ, ज य और अ मिलकर क्या बनता है, ज्ञ। और इस शब्द को कहते हैं अपन, हम उच्चारण करके क्या बोलते हैं, हम ज्ञान। जबकि इसका निर्माण किससे हो रहा है, ज और य से। तो ज्ञान ना होकर क्या होगा, ये जान। लेकिन जैसे आप जान बोलोगे तो आपको लोग बेवकूफ कहेंगे क्या उच्चारण कर रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से इसका निर्माण किससे हो रहा है, ज और य से। तो सही उच्चारण क्या होगा, जान ही होगा। लेकिन अपने, हाँ, इंटेलिजेंट नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना है, अपने आप जानकारी ये रखना है कि जान है और बोलो ज्ञान है तो कोई दिक्कत नहीं है। और श्र, श, र और अ। अब इसकी भी एक विशेष लीला है, श्र का निर्माण कैसे हुआ। बस ये श है ना, जैसे ये श लिखा मैंने, इस श को क्या कर दिया, सिर्फ तिरछा कर दिया। क्या कर दिया, तिरछा कर दिया। और ये र यहाँ ऐड कर दिया, और र ऐड करके फिर ऐड क्या किया, अ ऐड किया, तो बन क्या गया, श्र। तो आपको विशेष जानकारी मिलेगी कि श्र का निर्माण कैसे हुआ। इसी श को सिर्फ तिरछा इसकी बनावट ऐसे कर दी, इसका निर्माण हो गया श्र से, श्र। तो ये तो हो गए संयुक्त व्यंजन। तो 4 संयुक्त व्यंजन है और चारों संयुक्त व्यंजन ये रहे। अब देखते हैं 2 वर्ण और है, यही देख लेते चलो। एक है अम और दूसरा है अहा। ये ऊपर जो बिंदी लगी हुई इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और जो पीछे 2 बिंदियां लगी हुई उसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। यानी अम और अह, इसका उच्चारण ये होता है। और इनको कहा जाता है अपने हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियां। क्या कहा जाता है, अयोगवाह ध्वनियां, अयोगवाह ध्वनियां। तो 2 ये हो गए, और 2 और अपने विशेष ये रहे। देखो इधर देखते हैं। ये ड और ड, इसका उच्चारण क्या होता है, इसको बोलते हैं ड। ड मतलब डमरू और ड मतलब ढक्कन। बस इसके नीचे क्या लगाना, नुक्ता लगाना। नुक्ता लगाते ये क्या हो जाएगा, जैसे इधर देखो ये शब्द मैंने लिखा है सड़क। क्या लिखा हुआ है, सड़क। जैसे इसके नीचे नुक्ता लगाया, अब इसका उच्चारण क्या होगा, सड़क। तो लुढ़कते हुए इसको बोलेंगे सड़क। तो ये क्या हो गया, एक अलग वर्ण ये हो गया। और एक और होता है ये, एक तो वो रहा, एक और यहां लगा दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे ड, और इसको बोलेंगे थोड़ा लुढ़कते हुए ड। ये हुआ उच्चारण ना। तो देखते हैं इन दोनों वर्णों को। मेरे से पूरा ना मिट जाए। हाँ, अयोगवाह ध्वनि होगी। अगला वर्ण है ड, सर ढ और ढ। इनका उच्चारण करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब जब शब्दों में प्रयोग किया जाता है ना, तब उच्चारण ढंग से होता है। बाकी अकेले इनका उच्चारण करोगे तो उच्चारण शुद्ध नहीं हो पाएगा। मेरे से भी नहीं होता पूरी तरह से शुद्ध, है ना, लुढ़कते हुए बोलना पड़ता है। सड़क बोलते हैं, सड़क बोलते हैं, तो सड़क बोलना है। तो सड़क बोलोगे तो ये वाला वर्ण आ जाएगा। और इनको कहा जाता है उत्सिप्त, उत्सिप्त ताड़नजात, एक नाम और है, देखते हैं कहीं गलत नहीं हो जाए। ताड़नजात या द्विगुण, द्विगुण यानी 2 गुण है इनमें ना, द्विगुण। यानी इनका नाम क्या है, उत्सिप्त ताड़नजात द्विगुण। तो अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने हुए। तो 4 तो अपने पास ये रहे हैं और 4 ये रहे, 8 ये हो गए, 8 ये हुए, है ना। तो 44 तो ये रहे, और 44 और 8 मिलकर कितने बनेंगे, 52 हो जाएंगे ना टोटल। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, 52। स्वर कितने होते हैं, 11। और व्यंजन कितने होते हैं, 33। संयुक्त स्वर कितने होते हैं,
4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? वो भी 4। तो यहां तक अपन ने बात देख ली है। ये रहे संयुक्त स्वर और ये रहे 33 व्यंजन और ये रहे अपने संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देख लिया, यहां तक अपन ने बात कर ली। अब आगे देखते हैं अपन टोटल वर्ण कितने होते हैं। ध्यान रखना, विशेष रूप से पूछा जाता है, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना, उनमें यही पूछा जाता है स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं और मूल वर्ण कौन कौन से हैं। तो मूल वर्ण अपन ने लिखा ना एक जगह कि मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्ण कितने हैं? 33 + 11। 33 तो व्यंजन हो रहे हैं और 11 स्वर हो रहे हैं। तो मूल वर्ण का भी ध्यान रखना है, मूल वर्ण कितने हैं? तो मूल वर्ण 44, 44। ये बात तो यहां तक अपनी हो गई। अब अगला देखते हैं, चलो। द्वित्व व्यंजन क्या देखना है? एक शब्द है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कहते किसे हैं? देखो, मैंने शब्द लिखा यहां पे कुत्ता और लिखूं बिल्ली और देखें तो दिल्ली। अब यहां पे क्या हो रहा है? ये जो रेंगटा खींचा हुआ ना, रेंगटा, अपन रेंगटा ही कहते हैं। तो एक तो त ये रहा पूरा त, और जो रेंगटा खींचा हुआ ना ये आधा त है। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ये लिख रखा, ये लिख लो, लेकिन ये अपने कम प्रचलन में, ये ज्यादा प्रचलन में है। तो एक तो पूरा त हो गया, एक आधा त हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? एक तो पूरा ल हो रहा है, एक आधा ल हो रहा है। यहाँ पर भी एक पूरा ल हो रहा है, एक आधा ल हो रहा है। तो जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग किया जाता है या दो समान व्यंजनों को जहां एक साथ उल्लेख किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डेफिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? परिभाषा। जब, नहीं ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, दो समान व्यंजनों का उल्लेख, दो समान व्यंजनों का एक साथ जहां उल्लेख होता है। क्या हो रहा है? दो समान व्यंजनों का एक साथ जहां उल्लेख होता है, उन व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन हाथ दुखने लग गया। उन व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो द्वित्व व्यंजन कहते हैं इनको, और देखते हैं द्वित्व व्यंजन कौन कौन से भी देख लिए, जैसे कुत्ता। और भी इसके इतर उदाहरण हो सकते हैं ना। बस एक पूरा वर्ण होगा, एक आधा वर्ण होगा, है ना। दो वर्णों का, सॉरी, दो व्यंजनों का उल्लेख एक साथ होगा। कुत्ता, बिल्ली, दिल्ली, है ना। दो, एक पूरे वर्ण का, एक आधे वर्ण का उल्लेख एक साथ किया जा रहा है, तो क्या हो गया? ये द्वितीय व्यंजन हो गया। ये आपने आज अपन ने क्या पढ़ा? वर्ण विचार पढ़ा, और वर्ण विचार में शुरू में अपन ने देखा था स्वर। देख लेते हैं एक बार वापिस। ये तो बेसिक बातें हो गई। हाँ, स्वर देखा था। स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वर में वापस देखा था कि मात्राएं कौन कौन से स्वर की होती हैं। तो अस्वर को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती है। और उसके बाद देखा था संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर अपने संधि में काम आएंगे, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना कि किन किन से इनका निर्माण हो रहा है ना। दो स्वरों से मिलकर एक स्वर बन रहा है। आगे देखा था व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला मूल व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। और टोटल वर्ण कितने हैं? 52। और मूल वर्ण कितने हैं? ये रहे मूल वर्ण कितने हैं? 44। फिर देखा था संयुक्त व्यंजन। जिस प्रकार संयुक्त स्वर होते हैं उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। कितने होते हैं?
चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इन चारों को विशेष रूप से ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता है? अम अह को क्या कहा जाता है? अयोगवाह ध्वनि। और ढ और ढ इनको क्या कहा जाता है? उत्सिप्त ताड़नजात या द्विगुण। बात एक ही है, नाम तीन है। ये हो गई। और लास्ट में देखा था अपन ने द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? दो समान व्यंजनों का उल्लेख एक साथ जहां किया जाता है उनको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। तो इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण। जय हिंद, जय भारत।